जो भी यंग जनरेशन है उनके लिए बोलता हूँ, वेयर एवर एंड वेन एवर यू एंटर इन टू एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, जस्ट गो फॉर अ काउंसलिंग फॉर सम टाइम। ऐसे 4-5 सालों में मेजर रिफॉर्म क्या हुआ है जीएसटी के अंदर जो सबको जानना जरूरी है आज की तारीख में? देखिए, मेजर रिफॉर्म 4-5 सालों में तो बहुत रिफॉर्म हो गए हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सर? मतलब ये जीएसटी को टैक्स क्रेडिट चोरी करना, जिनका माइंडसेट चोरी करना है ना, उसके लिए तो सब कुछ ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप क्लाइंट की साइड है, गवर्नमेंट की साइड है? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपके पास किसी भी तरह का दबाव बनाने के लिए आ जाए तो आप उस टाइम पे बिल्कुल नहीं पे करना, और गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन है। अच्छा, फोर्ब्स इंडिया में भी रिकॉग्निशन मिला है सर आपको, तो मतलब आपको मोटिवेट करती है चीज? अच्छा काम अगर कोई रिकॉग्नाइज करे, इट इज ऑलवेज मोटिवेशन। हाँ, तो आजकल जो जेंजी का जो जमाना है वो भी लॉ प्रैक्टिशनर लॉयर बनेंगे आने वाले टाइम पे, तो उनको कौन सी स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी? आपके हिसाब से अगले 5 साल में बिगेस्ट डिस्ट्रप्शन क्या होने वाला है? देखिए, मैं इसमें बोलूंगा जो यंग लॉयर्स हैं, दे शुड नॉट डिपेंड ऑन एआई फर्स्ट। तो क्या लीगल कंटेंट जो आ रहा है, जिसका बूम आ गया एकदम से, लोगों को पता चल रहा है, तो क्या सही नॉलेज मिल रहा है? शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ मिस इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर सचिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। जितने भी फाउंडर्स है उनको आपकी ज़रूरत तो पड़ती है, बिना आपके तो हिल भी नहीं सकते। कैसे है सर आप? बहुत अच्छा हूँ। इट इज अ लेगेसी। First of all, my grandfather started this practice in 1930s. He used to be a luminary in taxation and even in civil and criminal laws. However, I'm unfortunate that I could not meet him. He is no more with us, and I was not born even when he got died. बट यस, मैं आज 50 ईयर्स हो गए हैं उनकी डेथ को। उसके बाद आज की डेट में भी मैं काफ़ी लोगों से उनकी स्टोरीज सुनता हूँ, उनकी सक्सेस और जो द नॉलेज ही वाज हैविंग इन टैक्सेशन, इवन इन क्रिमिनल एंड सिविल लॉज। नाउ डेज हम तो स्पेशलाइज्ड वर्क कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। सी ही वाज एक्सपर्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। सो वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई। देन इन सेकेंड जनरेशन माई फादर एंड माई अंकल have taken it forward. Then in third generation, we have taken it in at the national level. So now it is a registered brand name firm. In the word KSV is a brand name which includes different kind of firms who are having expertise in audit, who are having expertise in litigation, who are expertise in consulting. So we are providing all the services under a single roof. मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपके दादी ने इतना काम किया तो और आपको आज सुनने को मिलता है, तो आदमी को मेहनत करते हैं तो काम बोलता है सर सबका। एग्जैक्टली। सो हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में तो इट्स ऑल अबाउट वर्ड ऑफ माउथ। आप अच्छा काम करेंगे, यू विल बी सक्सीडेड, देन स्काई इज द लिमिट। करेक्ट। द ओनली थिंग कि आपको फोकस्ड रहना है, आप में पेशेंस होनी चाहिए, और आपको अल्टीमेटली पॉजिटिव रिजल्ट को टारगेट करना है। करेक्ट। देन ओनली यू विल बी सक्सीडिंग। आप इफ योर माइंडसेट इज नॉट क्लियर ना, तो देन यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू अचीव। लॉयर्स तो बहुत हैं, तो अब मैं भी, मेरे से ऊपर बहुत हैं lawyers, so they might have done something else, करेक्ट। which I could not. सेम वेज अगर मैं देखूं मेरी एज के हिसाब से और अभी तक की जो मेरी जर्नी रही है, सो कंपैरेटिवली इन लीगल इंडस्ट्री इतनी जल्दी ये सब चीज़ें अचीव नहीं होती हैं। नहीं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव अचीव्ड इन इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, ओनली बिकॉज आई वाज फोकस्ड कि आई हैव टू बी पेशेंट इनफ फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव टू बी फोकस्ड फॉर सक्सेस, I have to be focused for positive result for my clients. I have never been focused for earning money and to make money. It is always my forte. कि अगर आपका पाथ क्लियर है तो मनी तो विल कम बिहाइंड। ये सब बोलते, बट ये बात है ना, स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं चलती है। जब आप बिजनेस करना स्टार्ट करते हो तब नहीं आइडिया लगता है। एग्जैक्टली, इसीलिए काउंसलिंग इज मस्ट। हाँ। मैं तो जो भी यंग जनरेशन है उनके लिए बोलता हूँ, वेयर एवर एंड वेन एवर यू एंटर इन टू एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, any kind of business or any kind of job, just go for a counseling for some time and ask yourself why you are doing that. What is the purpose behind that, and what will be your ultimate goal to be achieved? If that is clear, you will not be you will not face any kind of problem in achieving success. थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है सर आप,
It's Third, I cannot say I can say it professionally. I'm not entrepreneur. Entrepreneur is different. Hmm. Entrepreneur is I would say कि जो business and profession में एक thin line difference है. Profession is all about service. Correct. Business is Hmm. a little bit ahead up to that कि आपको in business and profession different skills से काम करना पड़ता है आपको. Correct. Service में result oriented है. Hmm. And in business, if you are in a business of any kind of goods, or then if a good एक बार sample test हो गया, वो successful है, market has accepted then that will run. Correct. Throughout till the time trend is clear. तो KSV टैक्स कंसल्टेंट मतलब इसमें आपका मेन कोर फोकस ज्यादा इसमें है जीएसटी पे. Exactly. I'm expert in indirect taxes. इनडायरेक्ट. So GST and customs. और इसमें कॉर्पोरेट को आप सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं. A majority of clients are corporate only. We are focused for corporates. तो इसको आप नेशनल लेवल पे लेके गए मतलब नेशनल क्लाइंट्स आपके पूरे हैं. So see, GST is a national act. Nationwide है. Right. GST. बट ऐसा होता है ना कि मैं अपने सीए से मतलब फेस टू फेस बात करूंगा तभी मेरा काम होगा. नहीं मैं अगर बैंगलोर बैठा हूँ दिल्ली में मैं काम कर रहा हूँ तो नहीं होगा. कभी जीएसटी वाले ऑफिसर आ गए तो किसको बुलाऊंगा मैं. तो लोकल वो बोलते हैं कि लोकल वाला होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टोटली कि रिटर्न फाइलिंग से लेके आपकी रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग इज ऑनलाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल यस इन सम ऑफ द एस्पेक्ट आपको फिजिकल प्रेजेंस देनी होती है अपनी. फॉर दैट यू हैव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू कैन ट्रेवल बट दैट इज नॉट वेरी यूजुअल कि आपको रेगुलरली वो रिक्वायरमेंट नहीं है. इसीलिए वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑल ओवर द इंडिया. We have branches, 5 or 6 branches we have all over the India. But yes, in every state and every city, you cannot manage to open a branch and to maintain a branch. Correct. So that is not required. आप एक particular area में एक segment में आप एक branch खोलें उससे cater करें up to an extent. So that is successful enough. We are providing. ऐसे 4-5 सालों में मेजर रिफॉर्म क्या हुआ है जीएसटी के अंदर जो सबको जानना जरूरी है आज की तारीख में. देखिए मेजर रिफॉर्म 4-5 सालों में तो बहुत रिफॉर्म हो गए हैं. जीएसटी के रिफॉर्म्स हर साल में बहुत सारे हो जाते हैं. आप 4-5 साल तो बहुत बड़ा पीरियड बोल दिया आपने. अभी रिसेंट रिफॉर्म तो ये हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर कंज्यूमर्स एंड फॉर बिजनेस बहुत दोनों एस्पेक्ट से बहुत सक्सेसफुल रहा है. जो कि रेट ऑफ टैक्स को जो स्लैब्स थे हमारे इनको मिनिमाइज करके सिर्फ 2 स्लैब्स में डिवाइड कर दिया 5% एंड 18%. बस अब 2 ही है. हाँ पहले होता था हमारा 5, 12, 18, 28 प्लस सेस. सो वो सब खत्म करके 5 एंड 18% पे आ गए. तो 5% पे कौन है और 18% पे कौन है. 5%, 18% और लग्जरी गुड्स जो हैं उसमें से सेस हटा के उसको 40% पे ले गए. सो 5% में जो भी मास कंजम्पशन है हमारा वो सब 5% पे है जो भी डेली यूज का है. और जो हमारा थोड़ा सा मास से हट के हम अगर मीडियोकर रेंज में जो चीज़ें हैं वो सब 18% पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल वो सब 18% पे चले गए हैं. मोबाइल हो गया इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन एवरीथिंग इज ऑन 18%. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ऑटो सेक्टर में जितने ऑटो पार्ट्स हैं वो सब 18% पे हैं. अभी क्या था जीएसटी में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन थी. मेजरली 2 एस्पेक्ट में लिटिगेशन चल रही है जीएसटी में. एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि एक बैकबोन है जीएसटी का. करेक्ट. सेकंड था एचएसएन क्लासिफिकेशन. सो इस रिफॉर्म से एचएसएन क्लासिफिकेशन में क्या था ऑटो सेक्टर में भी बहुत बड़ा एक सेगमेंट है हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी में सपोर्ट करता है ऑटो सेक्टर. ऑटो सेक्टर में कुछ पार्ट्स 18% पे थे ऑटो पार्ट्स कुछ 28% पे. सो उसमें ऑलवेज अ टसल होती थी. डिपार्टमेंट always want being a revenue officer they want major more revenue so they were targeting 28%. Okay it is an auto part it is 28%. जो assessee था if he is provide if it is a general product वो एक नॉन ऑटोमोटिव को भी सप्लाई कर रहा था और ऑटोमोटिव को भी सप्लाई कर रहा था. देन ही कैन नॉट यूज 2 HSN फॉर डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स. इट इज नॉट अलाउड. सो उसको अपना HSN एक ही चूज करना है और वो बेस्ट पॉसिबल HSN अगर उसको वो जनरल प्रोडक्ट है तो वो 18% में चला जाता था जो भी उसका करेक्ट HSN क्लासिफिकेशन के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स डिसाइडेड है. गवर्नमेंट उसको 28 में स्ट्रेच कर रही थी तो वो एक लिटिगेशन चल रही थी. अब सिंस वो 28 से 18 पे आ गए हैं सो ऑल आर अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला नाउ. करेक्ट. सो दैट लिटिगेशन इज इरेडिकेटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस नाउ. जो पुरानी चल रही है वो तो चलेंगी. सही बात है. अच्छा उसमें भी काफ़ी क्लैरिफिकेशंस आ गई हैं जिनमें जो
कुछ ऐसे HSN है जो कि डिपार्टमेंट कह रहा था 28 में जाने चाहिए और एसएससी के अकॉर्डिंग वो 18% में थे। अब उस पे अगर डिपार्टमेंट में 28 से 18 रेट ही नहीं दिया, दैट मीन्स डिपार्टमेंट वाज ऑलरेडी कंसिडरिंग दैट 18%, वो लिटिगेशन खत्म हो गया। या वाइस वर्सा आप देख लो, जिसमें वो बोल रहा था 18% है और डिपार्टमेंट 28 बोल रहा था, तो गवर्नमेंट ने अगर उसको 28 से 18 पे लेके आए हैं तो ऑटोमेटिक वो 28 पे ही था। इट वाज ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बाय द एसएससी। करेक्ट। सो वो भी एक क्लैरिफिकेशन आ गई। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सर? मतलब ये जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्यों है सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी करना, इनपुट टैक्स 18 16 वाला, 18 वाला, फिर 28 वाला। जो जिनका माइंडसेट चोरी करना है ना, उसके लिए तो सब कुछ ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। ठीक है। और उनकी वजह से जो लोग सही बिजनेस करना चाह रहे हैं वो ज्यादा सफर कर रहे हैं, मैं ये बोलूंगा। मैंने अपने पहले भी हमने एक पॉडकास्ट किया था, उस पर भी क्लैरिटी ये दी थी कि देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग। सो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हमें इवेजन करना ही प्लानिंग समझते हैं वो। इवेजन इज नॉट प्लानिंग, प्लानिंग इज डिफरेंट, इवेजन इज डिफरेंट। सो दे हैव टू क्लियर देयर माइंडसेट कि हमें प्लानिंग से चलना है, उससे टैक्स जो बचेगा वो बचा लेंगे, जो कि लीगली बच सकता है हमारा। हम काफी ऐसे एस्पेक्ट हैं वहां तो हम ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, करेक्ट। और अननेसेसरी दूसरे एस्पेक्ट में हम चोरी कर रहे हैं। तो बेटर है आप दूसरे को चोरी मत करो, जहां पे बच सकता है लीगली वहां बचाओ उसको प्लानिंग से। बट जैसे एआई का दौर आ गया है, मान लो एआई के सिस्टम अगर जीएसटी डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में लग गए तो सब कुछ बहुत इजीली पकड़ा जा अभी लगा हुआ है, करा जा सकता है इजीली। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी जीएसटी डिपार्टमेंट में हैं, जिसमें आपको पूरी चेन की क्लैरिटी है डिपार्टमेंट को कि गुड्स जहां से मैन्युफैक्चर हुआ वो सप्लाई होता होता अल्टीमेट कंज्यूमर तक कितनी चेन्स में गया। सो उसमें से बीच में एक भी अगर चेन गलत है तो दैट विल बी पिक्ड अप, और उसके बाद फिर गोइंग फॉरवर्ड जितनी चेन है सबको पेनल्टी बेयर करनी पड़ती है। उसकी बहुत बड़ी लिटिगेशन है। हालांकि वो लीगली साउंड नहीं है कि आप गवर्नमेंट एक ही, ये भी अभी कोर्ट के काफ़ी जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि आप एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे बार बार टैक्स रिकवरी कर रहे हैं। आप कितने सारे रेसिपिएंट से आईटीसीज ले रहे हैं, टैक्स एक बार आना चाहिए। आप क्लाइंट की साइड है, गवर्नमेंट की साइड है? देखिए, मैं सही की सही, वॉट एवर इज राइट। हाँ। मैं अपने क्लाइंट को कभी ऐसी कोई गाइडेंस या नहीं देता कि भाई आप इस तरह से करो तो आपका टैक्स इवेजन हो जाएगा। वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वो शॉर्ट टर्म एडवाइस होती है जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि हॉरेबल है वो। करेक्ट। हाँ, उससे जितना आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी एक्यूमुलेट हो जाता है ना, आपका एंड रिजल्ट यही होता है कि बिजनेस ही शट डाउन होता है फिर वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप तब शट डाउन हो जाए, उसके कुछ सालों बाद होगा ज़रूर। हो गई होगा। तो बेटर है कि प्लानिंग करो और रिवीजन को तो टारगेट ही मत करो। बट एक बात बताओ ना, जैसे मान लो कि बिजनेस कर रहा है, मिस्टेक हो गई उससे, मतलब उसने करा नहीं गलती, फिर भी जीएसटी डिपार्टमेंट वाले या सारे डिपार्टमेंट वाले पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं तुमने तो करा ही, अब तुमको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, भुगतान करना ही पड़ेगा। अभी उसमें भी मैं आपको बताऊं, उसमें भी काफ़ी रिफॉर्म्स आ गए हैं। शुरुआत में था काफ़ी ज़्यादा पावर्स, आज भी हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशंस नहीं थी कि पावर को इम्प्लीमेंट कब करना है और कब नहीं करना। उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डे बाय डे रिफॉर्म्स लेके आ रही है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को टारगेट करते हुए। रिसेंटली भी एक जजमेंट आया था। पहले क्या होता था कि सपोज किसी के यहाँ इन्वेस्टिगेशन एंड रेड हुआ है जीएसटी का कोई भी, तो ऑन साइट डिपॉजिट कराते थे टैक्स, विद द प्रेशर भी कराते थे। उस पर भी क्लैरिफिकेशन आ गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, हमारे एपेक्स कोर्ट है, कि ऑन साइट कोई डिपॉजिट नहीं होगा। आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, वो अपने आप को प्रूव तो कर दे पहले कि वो गलत है या नहीं है। और ऑफिसर्स भी पहले एविडेंसेस, तो अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, आप उसी स्टेज पे अगर डिपॉजिट करा रहे हैं, दैट मीन्स यू, अब एक तरफ आप अभी खुद ही क्लियर नहीं है कि व्हाट इज द फाइनल क्वांटिफिकेशन, क्योंकि अभी तो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हो सकता है वो उसमें उसकी कोई गलती ही ना हो। तो मतलब यहाँ पे एक मैसेज आपकी तरफ से पास हो सकता है सर कि भाई कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपके पास किसी भी तरह का दबाव बनाने के लिए आ जाए तो आप उस टाइम पे एग्जैक्टली तो बिल्कुल नहीं पे करना। और गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन है, स्ट्रिक्ट क्लैरिफिकेशन है उसके ऊपर, कि ऑन साइट कोई भी डिपॉजिट नहीं होगा। टैक्स जो भी डिपॉजिट होना है उसके लिए एक प्रॉपर टाइमलाइन है। आप पहले इन्वेस्टिगेट करिए, जो आपको वहां से गैदर करना है इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, वो गैदर करिए। यू कैन टेक दैट अलॉन्ग विद यू, then officer will communicate the final demand, and the assessee has the right to contest that demand in show cause notice. They can clarify their version,
and even there are appellate authorities thereafter also, then only demand will be deposited. उसमें भी गवर्नमेंट ने एक और चीज़ की क्लैरिटी दी है कि अगर उनको ऐसा कोई डाउट हो कि ये एसएससी दैट एसएससी विल इवैक्यूएट, देन दे कैन गेट इट डिपॉजिटेड. सो वो इवैक्यूएशन प्रूव नहीं होनी चाहिए. इफ दैट विल बी प्रूव देन दे कैन. सो इफ यू आर जेन्युइन, दिस क्लैरिफिकेशन इज ओनली फॉर द जेन्युइन टैक्स पेयर. जो इवेजन कर रहे हैं उनके लिए नहीं है ये एप्लीकेबल. जो क्लियर कट इवेजन उनका प्रूव्ड है, सपोज पीछे की चेन में किसी ने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि हाँ मैंने तो इनवॉइसेस ही दिए, कुछ की मूवमेंट ही नहीं हुई है, करेक्ट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन हुआ, फिर तो कोई बचा ही नहीं ना आपके पास. वे आउट. नहीं मतलब सारे मतलब एंटरप्रेन्योर को मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों से बात करी और वो बोलते हैं कि वो बंदा आ गया था, ऐसे कर दिया, दवा बना दिया, पैसे भरवा दिए, मेजोरिटी ऐसे ही होते हैं, डर जाते हैं, भयंकर देखे रह जाते हैं. मैं तो बोल रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट में डरने की जरूरत नहीं है. यहाँ अगर सच्चे हो, आपने नहीं किया, आपकी सामने वाली पार्टी ने कुछ किया है, आपको पता है कि सामने वाली पार्टी ने गड़बड़ कर दिया, आप उसका नंबर दे दो, कॉन्टैक्ट दे दो, जो भी है सब दे दो, बट उस टाइम पे आप खड़े रहो वहाँ पे कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप भागोगे नहीं, आपका बिजनेस है, आपकी सब कुछ है, और बाद में आप उसको प्रूव कर दो कि आपकी गलती नहीं थी. ट्रू ट्रू. आप अक्सर हमेशा कहते हैं कि लिटिगेशन नहीं, रेजोल्यूशन पे प्रेफर करते हैं. एग्जैक्टली. और ये एक आयरनी है, मैं लॉयर होके लिटिगेशन को प्रमोट नहीं करता हूँ, because I am a consultant also. So I always try to consult in a non-litigatory manner to my clients कि litigation minimal और evasion minimal हो, जिससे कि सक्सेसफुली बिजनेस रन हो. देखिए मेरा ये मानना है कि क्लाइंट अगर सक्सेसफुली बिजनेस रन कर पाएगा तभी then only he will be in a position to pay us. Correct. If उसका बिजनेस ही ग्रो नहीं कर रहा, then how he will be in a position to pay us. So first टारगेट है कि लिटिगेशन जितनी होगी उतने एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि फॉर गेटिंग अ लिटिगेशन डन इन जीएसटी यू हैव टू प्री डिपॉजिट योर डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स. करेक्ट. तो आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या है सर? फिलोसॉफी यही है कि ऑलवेज बी टारगेटेड फॉर अ करेक्ट एडवाइस. रॉन्ग एडवाइस एंड लिटिगेटरी एडवाइजेस नहीं देनी होती. और हमारे एक फोटे और है जो कि मेरे को क्लाइंट फीडबैक ही मिला है कि काफ़ी मतलब हमारी फर्म में हम जो भी एडवाइस देते हैं वो ओनस बेस्ड होती है, वहाँ ओनस होता है हमारे ऊपर. हम ये नहीं है कि क्लाइंट को ही लास्ट में लाके हम एक डिस्क्लेमर दे दिया कि यू डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. वी ऑलवेज गिव अ क्लियर कट एडवाइस, यू हैव टू डू इन दिस मैनर. ही डू इट और नॉट, इट्स अप टू हिम. वी गिव अवर क्लियर कट एडवाइस ऑन दैट कि आपको इस तरह से ही करना है एंड दिस विल बी द करेक्ट पाथ यू हैव टू चूज इन सो एंड सो सिनेरियो, जो भी वो हमसे केस स्टडी हमारे को बेचते हैं. अच्छा, फोर्ब्स इंडिया में भी रिकॉग्निशन मिला है सर आपको? हाँ जी. तो मतलब आपको मोटिवेट करती है चीज कि अच्छा मुझे मिला है, तो देन ये आपका अच्छा काम अगर कोई रिकॉग्नाइज करे, इट इज ऑलवेज मोटिवेशन. हाँ, ऑलवेज. एंड इट इज समथिंग विदाउट एनी से. और विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव गॉट इट थ्राइस इन अ रूम on all the years. From last 3 years I'm getting as one time I got as a best 100 lawyers of India, then best 2 times I got as top 50 managing partners of India, then my firm also won top 50 law firms of India. Yes, by Forbes India, and then a few other platforms were there who have recognized our work. So it was always motivational. मतलब कैसा लगता है, मतलब अभी कंपनी को कैसे कितनी बढ़ाओगे आप? देखिए इसका तो कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज नो लिमिट एंड ऑलवेज फोकस्ड. देखिए मेरा फोकस फर्म को बढ़ाने से पहले फोकस ये है कि अपनी सर्विसेज अच्छी करनी है. देखिए हर सर्विस में 100% मैं नहीं बोलूँगा कि जो क्लाइंट मेरे पास आता है वो सक्सेस मतलब बहुत खुश होकर जाता है. हो सकता है हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और मेरी ओपिनियन उसको नहीं सूट कर रही, उसके टारगेट्स कुछ और हों, बट मेरा कभी भी कोई क्लाइंट का फीडबैक अगर होता है तो वो मैं बहुत पॉजिटिव मैनर में लेता हूँ. अगर क्रिटिक्स भी कोई मुझे दे रहा है, मेरे हिसाब से क्रिटिक्स को आप पॉजिटिवली लो, करेक्ट, उसको इम्प्लीमेंट करो. अपनी टीम को भी हम यही समझाते हैं कि आपको क्लाइंट का फीडबैक मेरे को कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए. क्लाइंट शुड बी सेटिस्फाइड विद योर सर्विस. आप क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इट्स अप टू देम. मुझे क्लाइंट से कभी कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए. क्लाइंट के वर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. टाइम की वजह से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. अगर लास्ट डेट आपको मीट आउट करनी है तो यू मीट इट आउट, यू विल बी कॉम्पनसेटेड इन अ डिफरेंट मैनर.
बट ये सारा काम तो टीम करते हैं ना, जूनियर लोग करते होंगे सबसे ज़्यादा काम, तो क्या वो भी इतने डेडिकेशन के साथ काम करते हैं? We have a senior team. All are professional, qualified chartered accountants, company secretary, lawyers working with us. So they are more dedicated than me, I would say. Wherever I am, it is all because of them. They are doing it, their job perfectly. Then that is why only I am here. So without team, though, I am highly unsuccessful. तो अभी जैसे लॉ की बात करें तो आजकल जब जेंजी का जो ज़माना है, ठीक है, वो भी लॉ प्रैक्टिस में जा रहे, लॉयर बनेंगे वाले वाले टाइम पे, तो उनको कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी? Patience. क्या वो Yeah, होगा which क्या? they are lacking. वहाँ पे जाके बोल देंगे जज को, नहीं मैं तुझसे बात नहीं कर रहा सर। There will be contempt of court. They will be fined. Their license will be cancelled. अभी एक जैसे रील वायरल होती है, मैं देखता हूँ सर, लॉयर बोलता है कि आई विल स्पीक माई इन माई ओन वे। आप बहुत अगर आपको ज़्यादा है, आपको ज़्यादा आता है, तो आप इसलिए जज हैं, तो जज भी एक फाइल उठा के ऐसे फेंक देते हैं कि अच्छा ठीक है, और वो ऐसे बात चलती है। लॉयर है नहीं, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है। और देखिए, मैं ये बोलूँगा सबकी रेस्पेक्ट है। Judiciary has their own respect, then senior lawyers have their own respect. Everyone has respect, and so neither judge should disrespect lawyer, not lawyer should disrespect judge. Right. So both are there doing their own job. Both has to listen each other. First of all, तो तभी cordial relation आपका कोर्ट में क्रिएट हो पाएगा, तभी आपको जस्टिस दे पाएंगे। जज के ऊपर जजेस जो हैं हमारे ऑनरेबल जजेस, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन के लिए कि आप करेक्ट जजमेंट दें। सो वो तभी क्रिएट होगा जब आपका कोऑर्डिनेशन लॉयर्स से होगा। अगर लॉयर्स से ही कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है, बट वो बहुत यूजुअल नहीं होता कोर्ट्स। अनयूजुअल। आपने देखा था, आपने देखा होगा वो? I've seen that. Everyone must have seen that. करेक्ट। अच्छा, एआई प्लस लॉ, फ्यूचर ऑफ लीगल प्रैक्टिस, आपके हिसाब से अगले 5 साल में बिगेस्ट डिस्ट्रप्शन क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर? देखिए, मैं इसमें बोलूँगा जो यंग लॉयर्स हैं, they should not depend on AI first. First they should develop their own skill. अभी AI पे डिपेंडेंसी से क्या हो रहा है कि उनकी सेल्फ स्किल्स मीट आउट नहीं हो पा रही हैं, उनकी डेवलप ही नहीं हो पा रही हैं। आप अगर ड्राफ्टिंग स्किल्स देखें, ड्राफ्टिंग इज अगेन अ बैकबोन इन द लॉ। अगर आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स नहीं है तो आप लॉ में सक्सेसफुल शायद नहीं हो पाएंगे। तो उस केस में आपको पहले अपनी स्किल्स डेवलप कर लो। AI कैन बी एन हेल्पफुल टास्क कि आपका जो काम 10 घंटे में हो रहा है वो 2 घंटे में खत्म हो जाए। करंट आप अगर डिपेंडेंसी उस पर कर देंगे तो आपकी खुद की स्किल्स तो खत्म है। एक और रील देखी होगी आपने, एक लॉयर साहब पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, तो बोले कि दिस फुल स्टॉप। तो वो रील नकली है कि असली है वो नहीं पता, मतलब, बट वो एक रील आ रही थी, मैं क्या शेयर कर रहा था कि, तो वो कुछ पढ़ते पढ़ते लिखा होता फुल स्टॉप, तो वो फुल स्टॉप ही पढ़ा, अरे नहीं फुल स्टॉप नहीं है। नहीं वो मैंने तो नहीं देखी, बट हाँ, AI पे आप डिपेंडेंसी नहीं कर सकते। और लीगल फील्ड में AI कैन बी हेल्पफुल फॉर, सपोज आपको रिसर्च करनी है, अब केस रिसर्च, आपका एक टॉपिक आप डाल दीजिए, उससे रिलेटेड केसेस आ जाएंगे, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है AI का, आप उसको उस तरह से यूज करें। बट अगर आपको कोई एक लेटर भी ड्राफ्ट करना है और आप AI को कमांड दे रहे हैं, तो वो आप अपनी स्किल्स लूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको वो खुद करना चाहिए। जब तक आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप जो चीज़ खुद ही ड्राफ्ट करेंगे उसके लिए आपको पता होगा, फैक्ट्स एंड क्लैरिटी होगी। जो आपने AI से ड्राफ्ट कराया है उसमें क्लैरिटी नहीं हो सकती। आप याद रहेगा, हाँ, आप लिखोगे एग्जैक्ट याद जो हमारे पुराने जो भी हमारे ग्रैंडफादर वगैरह सब लोग हैंड रिटन होता था सब चीज़, तो उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती थी। मैं तो खुद दोनों चीज करता हूँ, यहाँ पे भी देखता हूँ और इधर खुद भी लिखता एग्जैक्टली मैं टोटली कंप्यूटर बेस्ड नहीं करता हूँ। मेरे को तो चाहिए होता है कि मैं रीड आउट कर सकूँ या खुद पहले नोट डाउन करूँ, फिर उसका मैं थोड़ा सा यंग होते हुए भी मेरा थोड़ा माइंडसेट उसी तरफ चलता है। मैं अपना इवन वाइल आई वाज स्टडिंग तो मैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाता था, शॉर्ट नोट्स। जब तक मैं वो नहीं बना लूँ मेरे माइंड में नहीं याद नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। और आपको क्या होता है, उस टाइम पढ़ते हो तो लगता है याद नहीं हो रहा, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, तब आप जब लिख रहे होते हैं, आपको दोबारा वो ग्राफिक मेमोरी होती है आप में। करेक्ट। तो आपको उस टाइम याद आ जाता है कि आपने उस टाइम क्या लिखा था। तो ऑलवेज डू इट बाय योर ओन हैंड्स एंड बाय योर ओन स्किल्स रादर देन डिपेंडिंग ऑन AI। AI यूज करें फॉर strengthen your work, for the betterment of work, or for saving time, not for replacing your own skills.
तो एक बात बताओ सर, अब सही आप उसका जवाब सही दे पाएंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लॉयर भी आ गए हैं, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ये आज ये लॉ पास हो गया, छोटे छोटे मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड में आज ये हो गया, वो कानून आ गया, ये कानून आ गया। तो क्या लीगल कंटेंट जो आ रहा है, जिसका बूम आ गया एकदम से, लोगों को पता चल रहा है, तो क्या सही नॉलेज मिल रहा है या मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है? शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ मिस इन्फॉर्मेशन। उसके बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए आपको, और केस लॉज में तो जब तक फैक्ट्स ही नहीं पता आपको, तो आपको जजमेंट को आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे कि आपके फैक्ट्स और उस फैक्ट्स में डिफरेंस क्या था, सिनेरियो क्या था। एवरी जजमेंट हैज डिफरेंट सिनेरियो, एवरी केस हैज डिफरेंट सिनेरियो एंड डिफरेंट फैक्ट्स। सो वो मिस इन्फॉर्मेशन, उसको मैं बोलूँगा कि जो भी आपको शॉर्ट रील से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके बारे में आप गूगल पे जाके इन डेप्थ स्टडी करें पहले, अगर आपके काम की है तो। अगर आपके काम की है तो। तभी वो उसको आप प्रॉपर उसकी यूजफुल है वो आपके लिए, अदरवाइज तो वो मिस इन्फॉर्मेशन ही है, क्योंकि वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता। और लॉ में जब तक क्लैरिटी नहीं हो, एक कॉमा और फुल स्टॉप के भी कई मीनिंग है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो अगर आपको वो उसकी क्लैरिटी नहीं होगी, आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे सक्सेसफुल, और आप उसको रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग जजमेंट को यूज करेंगे, तो उसका कोई सेंस नहीं है, वो आपके केस को और वीक कर देगा। सचिन सर, पूरे देश में जीएसटी सबके लिए सेम है, कंप्लायंस सबके लिए सेम है, टैक्स सबके लिए सेम है, फिर भी सबसे ज़्यादा कंप्लायंसेस और प्रेशर एमएसएमई पे क्यों आता है? ठीक है, एमएसएमई पे इसलिए आता है क्योंकि वो स्टार्टिंग है उसका बिजनेस का, और उसको बहुत सारे एक्सपेंसेस मीट आउट करने हैं। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। अब जीएसटी सिंस सॉफ्टवेयर बेस्ड है, टोटली एआई बेस्ड है, पोर्टल बेस्ड है, स्किल बेस्ड है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेली चेंजेस हैं, तो उनको एक साउंड कंसल्टेंट रखना ज़रूरी है, उसकी पूरी टीम रखनी ज़रूरी है, एक फाइनेंस टीम क्रिएट करना ज़रूरी है। यस, वो फाइनेंस टीम ही बैकबोन है आपकी, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। फाइनेंस एंड टैक्सेशन टीम, जब तक आपके कॉम्प्लाइंस अच्छे नहीं होंगे तो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उनको वो एक्सपेंस मीट आउट करने की वजह से प्रॉब्लमेटिक लगती है। हाउएवर जीएसटी में काफ़ी रिफॉर्म्स ऐसे हुए हैं जो प्री जीएसटी एरा में आपको काफ़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलते ही नहीं थे काफ़ी चीज़ों के, वो जो कि जीएसटी में मिलने लग गए हैं। आप अगर अपने स्टेट से बाहर कोई चीज़ आपको चीप मिल रही है और स्टेट में वो नहीं है चीप, तो आप आज की डेट में मंगा सकते हैं उसको। उस टाइम पे आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो विद इन द स्टेट ही बाय करना पड़ता था, अदरवाइज आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। आपको 2% अगेंस्ट फॉर्म सी आपको इनवर्ड सप्लाई लेनी पड़ती थी, और वो 2% आपके लिए कॉस्ट होती थी। ठीक है, एक सलाह और चाहिए सर। जैसे मान लो कोई फाउंडर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, अब उसके पास फाइनेंस की टीम है, वो एक बंदा होता है जो कंप्लाइंस देता है, मतलब वो एक सीएफओ बहुत सॉलिड वाला तो हायर नहीं कर सकता, जिसकी सैलरी 30 35 40 लाख रुपए होगी, वो तो एक बंदे को हायर करेगा। अब उसने कोई गड़बड़ कर दी सिस्टम में, मतलब एक फाउंडर को तो फाइनेंस आता नहीं है, क्योंकि वो तो कंप्लाइंसेस देखेगा नहीं, जीएसटी नहीं देखेगा, टैक्स नहीं देखेगा, इनकम टैक्स नहीं देखेगा, बोलेगा ठीक है भर दिया, बोला हाँ भर दिया। ऐसा ऐसा ही होता है जी। कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ मैं? ठीक है, तो अब उसने बोला कि हाँ भर दिया, उसने बोला हाँ भर दिया, और वो 2 साल बाद छोड़ के चला जाता है उस कंपनी से। पता पड़ता है तीसरे साल एक नोटिस आया इनकम टैक्स का, आपने फलाना नहीं किया तो इतनी पेनल्टी भरो। जी, तो उसमें कौन जिम्मेदार है सर? सर वो तो एम्प्लॉय है। आप देखिए ना, हाँ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन है। सो ऑलवेज प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल है अनटिल अनलेस वो एजेंट की कनाइमेंस प्रूव ना करते। अगर वो कनाइमेंस कर देता है कि इसकी कोई मैलाफाइड इंटेंशन थी पर्सनल, देन वो पर्सनली लायबल होगा, अदरवाइज तो प्रिंसिपल विल बी लायबल, क्योंकि एम्प्लॉय तो आज है कल नहीं है। ऐसा नहीं, तो ये गवर्नमेंट विल गो बिहाइंड द एम्प्लॉय एवरी टाइम। वो एम्प्लॉय आज यहाँ पे काम किया, अच्छा अब उसमें 2 तरीके से होते हैं, एक होता है डेलिबरेट एरर, एक नॉन डेलिबरेट। डेलिबरेट है और कनाइवेंस है उस एम्प्लॉय की, तो यस पर्सनल लायबिलिटीज के लिए सेक्शंस दिए हुए हैं। हाँ, और अगर वो नॉन डेलिबरेट एरर है तो उसमें फिर कंपनी ही लायबल रहेगी, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। या कंपनी लायबल रहेगी जो और अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो देन प्रोप्राइटर वुड बी लायबल फॉर दैट। बट ये क्या एक मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो नहीं है? इसके लिए इसको नहीं, इसके लिए आपको एक वे आउट है ना। अगेन टैक्स प्लानिंग की बात है, अब टैक्स प्लानिंग में टैक्स प्लानिंग तो हो गई, वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही वो कैसे चेक होगा? देयर शुड ऑलवेज बी अ मेकर चेकर कॉन्सेप्ट। सो इफ एन एम्प्लॉय इज अ मेकर देन देयर शुड बी एन थर्ड पार्टी चेकर। हम काफ़ी कंपनीज और काफ़ी बिजनेसेस को ये सर्विस देते हैं कि हम
उनका प्रॉपर इन डेप्थ हेल्थ चेकअप करते हैं ईयरली, कुछ कंपनीज क्वार्टरली कराते हैं, कुछ हाफ ईयरली कराते हैं, कुछ ईयरली कराते हैं। उससे ये बेनिफिट हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका एक तो डेटा एक थर्ड पार्टी के पास भी मेंटेन हो गया, हाँ ठीक है। दूसरा, उससे आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई एम्प्लॉय पे। आज एम्प्लॉय नहीं है तो उस ईयर का डेटा उस थर्ड पार्टी के पास भी है, आपके पास भी है, एक डिफरेंट सेगमेंट में, और डिपार्टमेंट को जैसा चाहिए वैसा हम प्रोफेशनल्स रेडी करते हैं, ठीक है। तो आपका, और तीसरी चीज, आपका वो कॉम्प्लाइंस बेटर हो गया। कोई मिस्टेक जो गवर्नमेंट ने 3 साल बाद या 4 साल बाद पकड़नी थी, वो हमने आज पकड़ के आपको बता दिया कि आपके एम्प्लॉय ने ये गलती करी हुई है, उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए। और फिर भी गलती हो जाए तो सब क्योंकि अल्टीमेट देखो आप अगर इतना ही अच्छा लॉ है जीएसटी का, तो एक ऑफिसर को तो फुल अनलिमिटेड पावर है, पर एक जो टैक्स पेयर है वास्तव में वो देखिए, गलती नहीं कर रहा है, फिर गलती भी उसको हो बना रहा है। क्रिएट करना, ऑफिसर क्रिएट कर रहे हैं हाँ। अपनी पावर को यूज करके, तो देयर आर एपेलेट अथॉरिटीज, सो ही कैन क्रिएट, यू कैन गो टू द अपील, यू कैन विन द केस। अभी हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री वाइड जजमेंट मैं लेके आया हूँ रिसेंटली। बताइए थोड़ा सी। वो ऑटो सेक्टर या कोई भी ऐसा सेक्टर जिसमें रॉ मटेरियल में मेटल यूज हो रहा है, तो मेटल के आप जानते हैं रेट्स रेगुलर बेसिस पे चेंज होते हैं, करेक्ट। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिविजन होता है। सो जो जीएसटी ऑफिसर है उनकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि हमारा सपोज हमने आज की डेट में कोई भी रॉ मटेरियल सप्लाई किया 100 रुपीज का, कोई भी ऑटो पार्ट 100 रुपीज का सप्लाई किया है, उसमें मेटल यूज होता है, वो मेटल के रेट चेंज हो जाते हैं। तो ओईएम जो है हमारे, जैसे मारुति हो गया या होंडा हो गया, वो हमारे को रेट रिविजन्स देते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट ट्रेंड एंड द चेंज ऑफ रेट इन रॉ मटेरियल और फॉरेक्स और लेबर कॉस्ट वॉट एवर। सो वो जो चेंज अपवर्ड होता था, तो वो बोलते थे जो आपने एक्चुअल सप्लाई तो करी आज से एक फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स बैक, करेक्ट, उस टाइम आपने 100 रुपीज चार्ज करे, वो उसी सप्लाई से रिलेटेड प्राइस रिविजन आपको आया 3 मंथ्स बाद, सपोज 10 रुपीज बढ़ा के देने हैं, तो 10 रुपीज का हमें डेबिट नोट इशू करना होता था। उस डेबिट नोट वाली अमाउंट पे डिपार्टमेंट वॉज चार्जिंग इंटरेस्ट, कि आपने लेट 10 रुपीज पे जो टैक्स पे किया है वो लेट पे कर रहे हैं। और वो प्री जीएसटी एरा में लगता भी था, क्योंकि रिमूवल ऑफ गुड्स का कंसेप्ट होता था एक्साइज में। जो सीएज और लॉयर्स मेरे पॉडकास्ट जो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा बड़ा क्लियरली, और जो भी टैक्सेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं, कि रिमूवल ऑफ गुड्स के केस में गुड्स जिस दिन रिमूव हो गया, लाइबिलिटी टू पे टैक्स उस दिन अराइज हो गया, और अब उससे रिलेटेड अगर कोई प्राइस रिवीजन है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, करेक्ट। बट जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट है, कंसेप्ट टोटली चेंज हो गया। टाइम ऑफ सप्लाई दो एस्पेक्ट से डराइव होती है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जिस दिन आपकी गुड्स की आपने जो भी रेट पे सप्लाई किया है वो ही फाइनल सप्लाई माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई उतना ही माना जाएगा जितने की इनवॉइस रेज करी आपने। टाइम ऑफ सप्लाई फ्यूचर से नहीं लेके चलेंगे आप। उस ग्राउंड पे हमने कमिश्नर अपील्स पे केस फाइल किया था, काफ़ी मास लेवल पे ये जज ऑर्डर्स आए थे अगेंस्ट, उसमें से मेजॉरिटी केसेस मेरे पास थे, हमने अपील में फाइल किया एंड सक्सेसफुली द लास्ट वीक ओनली वी वन द केस। वाओ, यस, एंड दैट इज गोइंग टू गिव बेनिफिट टू ऑल द इंडस्ट्री नेशन वाइड, करेक्ट, क्योंकि वो फर्स्ट एवर जजमेंट है इंडिया में इन जीएसटी एट अपीलेट लेवल। क्योंकि अगर वो अगेंस्ट भी होता तो भी वो नेशन वाइड इम्पैक्ट था, फेवर में हुआ तो भी नेशन वाइड इम्पैक्ट है। उसका पर्पस ये है, अब उसमें ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेनेशन 1 है उसको ऑफिसर्स ने टोटली इग्नोर किया, उसको किसी ने पढ़ा ही नहीं, कि जितनी इनवॉइस रेज कर रहे हैं आप उतना ही टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करना है दैट। और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी काफी बार 2019 में क्लैरिफिकेशन दी, देन 2021 में क्लैरिफिकेशन दी कि डेबिट नोट और इनवॉइस बोथ आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट, दे आर नॉट लिंक्ड। सो डीलिंकिंग उन्होंने कर ही दिया उसका। सो डेबिट नोट तो मैं सपोज आज से रिलेटेड डेबिट नोट है, मैं आज से 20 ईयर्स बाद कोई प्राइस रिवीजन कर रहा हूँ किसी भी रीजन से, तो उसको मैं आज का प्राइस नहीं लगा सकता ना मेरा वो, हाँ, तो उसको आपको इंडिपेंडेंट वे में ही देखना पड़ेगा दोनों, क्योंकि डेबिट नोट का सिनोनिम है इन जीएसटी इज सप्लीमेंट्री इनवॉइस, सो दैट इज आल्सो एन इनवॉइस एंड दैट इज सप्लीमेंट्री टू द ओरिजिनल इनवॉइस। मतलब इतनी सी माइन्यूट सी चीज के लिए भी चलो ठीक है, पर ये क्या सब खोजते रहते हैं, गवर्नमेंट का काम है क्या, मतलब हर चीज को रेवेन्यू ऑफिसर खोजो जॉब है, ऐसा उनकी जॉब है। बट मेरा यही मानना होता है कि आप अपनी जॉब करें, बट
एसएससी को अननेसेसरी की लिटिगेशन या हरासमेंट नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी ऑफिसर्स, सारे ऐसे नहीं हैं बट कुछ कुछ ऑफिसर्स हैं, वो है कि एक वो डिफरेंस क्रिएट करना और समझने का डिफरेंस है। माइंडसेट नहीं बोलूँगा मैं कि सबका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं इनको परेशान करना है, ऐसा किसी का भी नहीं होता, बट अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं या इंटरप्रिटेशनल इशू होते हैं, किसी की इंटरप्रिटेशन कुछ और है, किसी की कुछ और है। सो वो है, और फॉर दैट रेजोल्यूशन नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं टू कंसल्ट द गवर्नमेंट टू गेट द। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बिजनेस करना, देखो मत आना बिजनेस में। मेरे सर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा सचिन सर, आपका क्या गोल है, मतलब लाइफ का, मतलब क्या अचीव करना चाहते हो आप लाइफ से? लाइफ में अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो सक्सेस, एंड सक्सेस को अगर मैं वन लाइन में डिफाइन करूं तो मेरा अल्टीमेट मोटिव है, वैसे आई हैव नेवर स्पोकन अप अबाउट इट, मैं कभी ओपन नहीं हुआ हूं, राज बोल। तो मैं आज फर्स्ट टाइम आपके सामने बोलता हूं कि इफ गवर्नमेंट विल अलाउ मी, हाँ। सो मेरा अल्टीमेट मोटिव है कि मैं जुडिशरी में जाऊं, वाह। हायर जुडिशरी में। बाकी तो डेस्टिनी के ऊपर है कि कहाँ लेके जाते हैं, बाकी पर्पस यही है कि अपना काम अच्छे से करना है और जुडिशरी में जाके कुछ जस्टिस लोगों को मेरे नॉलेज की वजह से मिल सकेगा, तो आई डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट। ठीक है सर, 2029 तक का वेट कीजिए फिर। चलिए सर, कभी कभी बोल देता तो सच हो जाती बातें। आई विल वेट फॉर दैट। अच्छा ठीक है। तो अभी कोई नया नया यंग एंटरप्रेन्योर, एकदम मतलब नया यंग लड़का सीए बन रहा है और या लॉ में जा रहा है, वन पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहोगे आप उनको? जो मैंने अभी आपको बोला ही है कि फोकस्ड, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी इन माइंड, ये 4 की वर्ड्स हैं, इसको अगर फॉलो कर लिया तो स्काई इज द लिमिट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, देयर आर सो मेनी काउंसलिंग सेंटर्स, गो टू देम। और ये प्लानिंग आपको पढ़ाई करके डिग्री लेके नहीं करनी है, ये प्लानिंग आपको 10th से पहले ही हो जानी चाहिए, और 10th स्टैंडर्ड से पहले कि आपको 10th में क्या चूज करना है, क्योंकि वहां से आपका फर्स्ट स्टेप है टू चूज द ब्रॉडर एस्पेक्ट। कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, नॉन मैथ में जाना है, आर्ट्स में जाना है, सारी फील्ड में बहुत स्कोप है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी में भी कम है, किसी में भी ज़्यादा है, सब में बहुत स्कोप है। ये नहीं करना कि स्टार्ट किए आप साइंस से, एंड आप कर रहे हैं कॉमर्स पे, देन आप जॉब ढूंढ रहे हैं एचआर में, कोई सेंस नहीं है उसका। कोई सेंस। आप, यू आर जस्ट प्लेइंग विद योर लाइफ, यू आर ruining योर लाइफ। 10th से अपनी प्लानिंग स्टार्ट करें। काउंसलिंग सेंटर्स हैं, हम अब तो बहुत काउंसलिंग सेंटर्स हो गए हैं, पहले के टाइम पे तो इतने नहीं थे। आजकल तो काउंसलिंग इटसेल्फ इज ए न्यू बिजनेस, बड़ा बिजनेस हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस है। आप काउंसलिंग सेंटर से उनकी सर्विसेज अवेल करें। आप एक से नहीं, आप 2 या 3 काउंसलिंग सेंटर पे जाएं, सबसे डिस्कशन करें, अपना मैटर, अपने इंटरेस्ट को डिस्कस करें, उनसे समझिए प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। लॉ में भी जाना है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो पता होने चाहिए आपको। आप जनरेशनल लॉयर बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जनरेशन से लॉयर हैं तो आपको बहुत सब कुछ इजी मिलेगा, वहाँ पे आपके डिफरेंट चैलेंजेस हैं। आपके पास जनरेशनल लॉयर्स नहीं है तो डिफरेंट चैलेंजेस हैं, तो वो आपको समझना ज़रूरी है। आपका ऐसा बिहेवियर होना ज़रूरी है कि आप उस प्रोफेशन को सूट करें। करेक्ट। अब कोई, मैं बोलूँगा कि लॉ फील्ड ऐसी है कि उसमें आपका बहुत फास्ट माइंड आपका हर वक्त चलता रहना चाहिए कि एकदम से क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। इंटरप्रिटेशनल स्किल्स आप में होनी चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करें कि आपकी बात समझ में आए। प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। वो सब चीज़ें नहीं हैं तो कोई सेंस नहीं है इसमें आने का। ठीक है, लॉयर आप बन जाओगे, प्रैक्टिस भी आप करोगे, बट सक्सेस की बात कि आपको एक टॉप ऑफ द इंडस्ट्री में अगर पहुंचना है तो आपको वो सब चीज़ें क्लैरिटी होनी है, बहुत ज़रूरी है। बोल रहा सर सचिन सर, इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, बहुत सॉलिड पॉडकास्ट आपने बनाया है। थैंक यू जी। अब्रॉड के अंदर और इंडिया के अंदर, ठीक है, अब्रॉड के अंदर जितने भी लॉ, मतलब जो भी टैक्स सिस्टम है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, सिंप्लीफाइड है थोड़े। मेरे को ऐसा चाहते मैं बात करता हूँ तो मुझे पता नहीं, बट मैं जैसा बात करता हूँ वो मुझे पता चलता है। इंडिया में इतना कॉम्प्लिकेशन आज भी है, तो क्या ये आने वाले टाइम पे सॉल्व हो पाएगा, या मतलब मैं इस पर डिफर करूंगा आपकी बात से। कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इंडिया में। कॉम्प्लिकेशंस वहाँ होते हैं जब हमारे को क्लैरिटी नहीं होती। आप एक अच्छा कंसल्टेंट और लॉयर हायर करिए, स्पेशलाइज्ड लॉयर और कंसल्टेंट हायर करिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसकी स्पेशलाइजेशन हो, तो आपको कभी हर्डल ही नहीं आएगा उस फील्ड में। आप क्या करते हैं, जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कॉस्ट कटिंग पे होते हैं,
और सबसे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग आप सोचते हैं सर्विस सेक्टर में करो, और सर्विस सेक्टर में भी मैंने काफ़ी जगह देखा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर्स की फीस या तो देनी है तो बिल्कुल ऐसा चूज करना है कि वो इतने पैसे ले रहा है, वो उतने पैसे ले रहा है। मेरे हिसाब से एक डॉक्टर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट में कभी पैसा नहीं देखा जाता, उसकी स्किल्स देखी जाती हैं। करेक्ट। अगर आपके पास स्किलफुल लॉयर और स्पेशलाइज्ड लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 99.9% आपको ऐसी कोई हर्डल आएगा ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन फील ही नहीं होगा। मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, उनके एमडी या ओनर लेवल पे मेरी कभी बात ही नहीं होती ईयर्स एंड ईयर्स से। उनकी टीम और मेरी टीम ही आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमारा कोई कोऑर्डिनेशन इतना स्ट्रांग है कि उनको कोई इश्यूज ही नहीं है, ना कोई लिटिगेशंस आ रही हैं उनकी, क्योंकि सिंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हमने उनका इम्प्लीमेंटेशन भी कराया। हम उनका आज तक सारा ओवरऑल उन्होंने काम हमारे को अगर दिया हुआ है अंडर वन रूफ, कॉम्प्लाइंस, लिटिगेशन, सब कुछ, तो उनको कोई इश्यूज ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है और क्या प्रॉब्लम है। एक बार एक क्लाइंट, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक क्लाइंट आते हैं, मेरे से बोलते हैं, सर मैं सोच रहा हूँ कि अब सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी, क्योंकि आप और हम तो इतना डिस्कशन कुछ करते ही नहीं है, मुझे लग रहा है सब कुछ स्मूथ मेरी टीम संभाल ही रही है। फिर उन्होंने अपनी टीम से पूछा कि डू यू रिक्वायर देयर सर्विस और यू कैन इंडिविजुअली हैंडल। तो बोले सर हम इनकी टीम से तो डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, इनकी टीम नहीं होगी तो हम करेंगे कैसे। तो इतना मतलब हम उनसे मिले थे ऑलमोस्ट 5 years बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। उनको ये ऐसा लग रहा है कि हमारी फर्म तो कुछ सर्विस दे दी क्योंकि सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है। मैंने कहा ये स्मूथली चल इसलिए रहा है क्योंकि मेरी टीम और आपकी टीम कोऑर्डिनेटेड है, काम कर रहे हैं। और काम कर रहे हैं। अगर हम दोनों ही नहीं, अगर हम नहीं होंगे तो आपकी टीम शायद नहीं कर पाएगी उतने सक्सेसफुली, फिर अपने को बहुत मिलना पड़ेगा और वो दैट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर यू। सो देन ही अंडरस्टूड कि भाई अच्छा कंसल्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है और यही पीस ऑफ माइंड है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर सरकार को इतना ही मतलब बहुत अगर देश को ग्रो कराना ही है तो सरकारी सीए बना ले, सरकारी सीए मतलब एग्जाम ले ले, खुद ही 10-15 लाख लोगों को नौकरी दे दे और हर एक एमएसएमई के साथ में एक सीए अटैच कर दे, नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी तुम करो। गवर्नमेंट कर रही है। अभी आप रिसेंटली हम एक मतलब मुझे भी अपॉइंट किया फॉर 2 years, स्टेट जीएसटी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी का मेंबर बनाया है। तो उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ग्रीवियंसेस दे विल प्रेजेंट मी, आई विल प्रेजेंट बिफोर द गवर्नमेंट, मेक देम अंडरस्टूड कि उसका कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ही वो इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक बहुत अच्छा मूव है वो। आई एम होपफुल कि वो सक्सेसफुल हो। और फर्स्ट मीटिंग हमारी 22 दिसंबर को ही है। इवन मतलब वो क्वार्टरली मीटिंग्स होंगी। सो एनीवन हैज एनी ग्रीवियंस ऑल ओवर द इंडिया, दे कैन शेयर विद मी। कर सकते हैं। यस, एनी टाइम। ठीक है, मैं एक कमेंट में डलवा दूंगा कि जितने भी लोगों का सर को शेयर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीवियंस होगी। देखिए ट्राई हम कर सकते हैं, होना नहीं होना दैट इज अप टू, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रेजेंट बिफोर द गवर्नमेंट, और उसके रेजोल्यूशन भी साथ में ही देंगे कि भाई इस चीज़ को आप ऐसे करिए तो ये सक्सेस रेट रहेगा। करेक्ट सर, करेक्ट। डॉक्टर सचिन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। और आपने अवार्ड के बारे में बताया ही था, मैं ज़रूर मेंशन करूंगा, इतने अवार्ड आपको मिले हैं और हर एक बंदे का सपना होता है कि उसको अवार्ड्स, क्योंकि उसको काम को रिकॉग्निशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मोटिवेशन होता है सबके लिए। एंड आई थिंक आप जो काम कर रहे हैं वो सारे एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी में लगता है। तो करते रहिए सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द फाउंडर्स ड्रीम। Great podcast, sir. Thank you so much. Thank you so much for inviting me and giving me this opportunity to share my views and share my knowledge through your channel. And my only purpose is to share my knowledge with the public and give my best. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much.